प्रिय विद्यार्थियों, आज सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। बीतान का ये सेकेंड चैप्टर राजस्थान की रजत बुद्धों का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। अनुपम मिश्र जी की ये रचना है, बड़ी मार्मिक है। देखिए, इन्होंने बुद्धों की तुलना किससे की है? रजत से। क्योंकि पानी का अगर वास्तव में कोई रंग, कोई रूप, कोई गंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बताने के प्रयास किया है कि पानी जो चमकता है तो बिल्कुल चांदी जैसा होता है। चाहते तो सोने से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि पानी जो चमकता है तो बिल्कुल रजत की तरह होता है। वास्तव में चांदी की तरह कीमती भी होता है। एक एक बूंद पानी की जो कीमत होती है वो राजस्थान के लोग ही जानते हैं। ऊँट वहाँ का जहाज है, उसके जो है 20 लीटर पानी ग्लाइडर में होता है, उसके पेटों में। कभी कभी आदि पहले काल में लोग प्यासे होते थे तो उसको ऊँटों को तक मार के पानी पी लेते थे। ऊँट की जान मनुष्य की जान से कीमती है। मृग को भ्रम हो जाता है कि रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ पे पानी होता नहीं। जैसे वहाँ पे पहुँचती है मृग और देखता है वहाँ पे पानी नहीं है तो फिर दूसरी जगह चली जाती है। वैसे संसार है, हम संसार में जिस चीज़ को खोजते हैं वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। घर का, न शरीर का, न किसी चीज़ का, न धन का, न दौलत का, कुछ भी। वो मृग का है। जब तक जिंदा व्यक्ति जीवित है सब कुछ सच सच लगता है उस मरीचिका की तरह, लेकिन अंतिम यात्रा परिणति में एक छोटा सा अंश भी, 25 पैसे के एक सिक्के भी, एटीएम पेटीएम भी कुछ नहीं ले जा पाता। तो आइए सभी हम बात करते हैं राजस्थान की रजत बुद्ध। देखिए, एक एक बुद्ध बड़ी कीमती है। तो वहाँ पे देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जब भी होती है, तो वहाँ पे चूंकि नल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पानी निकालने की एक अलग विधि बनाई गई जिसे कुएं कहते हैं। कुएं पे बहुत ज़्यादा जिक्र वहाँ पे किया गया है कि कुएं से वहाँ पे पानी निकाला जाता है। हम उसकी बात करेंगे, कुएं और कुएं में क्या अंतर होता है। पानी को 3 विभागों में बांटा गया है, पालर पानी, रेजाड़ी पानी। इस तरह हम वहाँ पे देखेंगे चैप्टर में कि पानी में जो ये राजस्थान की जो ये कुएं में जो रजत बूंदे हैं वो पानी की किस श्रेणी में आता है। पानी तो तमाम तरह के पानी है, डिस्टिल वाटर है, मिनरल वाटर है, आरओ वाटर है, तमाम आपके पानी है। लेकिन ये राजस्थान की जो अलग भाषा में रेजाड़ी पानी कहा गया है उसके बारे में भी हम पूरे चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक पंक्तिबद्ध होकर हम आप सभी के पास बुक होगी एनसीईआरटी, उसमें पंक्तियाँ देखते रहें और समझने का लाइन बाय लाइन प्रयास करें। पसीने से तरबतर चलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कुएं है, उसके भीतर एक चलबाजी है। आपको स्पष्ट कर दें, जो कुएं बनाते हैं उन्हें चलबाजी कहते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। जो खुदाई है वो 30 से 35 हाथ तक हो चुकी है। अब भीतर की गर्मी बढ़ती जाएगी और भीतर की गर्मी बढ़ती जाती है। कुएं का व्यास का गहरा बहुत ही सकरा है। जो व्यास है वो बहुत ही रेडियस जो है बहुत सकरा है। उकुरु यानी पैर अपने पेट के पास रख के बैठे चलवाजे, पीठ और छाती से एक फीट की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सगर खोलने के लिए हम कुल्हाड़ी का प्रयोग या फावड़े का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बता दें, बसोली होती है जो छोटे, उसमें फावड़े जैसा होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे वहाँ पे खुदाई उसकी होती है, बसौली से की जाती है। बसौली छोटी सी डंडे और फावड़े जैसी होती है। नुकीला फल और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम लोगों को गर्मी का असर होता है। जानते हैं कि जब हम भूतल में जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे उस दौर में, उस समय में सिलेंडर तो होते नहीं थे, इसलिए लोग क्या करते थे, मिट्टी में रेत भर के और उस गड्ढे में फेंकते थे। जब गड्ढे में फेंकते थे तो ऊपर की कुछ ताज़ी हवा नीचे जाती थी, लेकिन एक खतरा था। क्या खतरा था? उस रेत के कणों में देखते हैं आप स्टोन होता है, वो स्टोन उनके सर पे लग जाता था, लहूलुहान हो जाते थे। इससे सुरक्षा के लिए वो टोप लगाते थे। लेकिन आपको बता दें, टोप न प्लास्टिक का होता था न किसी फाइबर का होता था, ये होता था मेटल का, या तो कांसे का हो या तो आपके पीतल का हो या अन्य किसी मेटल का हो, लेकिन धातु का ही होता है। लगाते हैं ये टोप पहने होते हैं, टोप की तरह पहने होते हैं। आप पेज, अगले पेज पे आप देख रहे होंगे चित्रों में दिखाया गया है। नीचे थोड़ी खुदाई होने के बाद कुछ मलबा जमा हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटी बाल्टी को नीचे उतारा जाता है और उस मलबे को उसमें भरा जाता है और फिर जो ऊपर लोग होते हैं उस मलबे को निकालने का प्रयास करते हैं। मिट्टी उसमें भर दी जाती है, पूरी सावधानी से खींचते हैं क्योंकि बाल्टी कभी छूट गई तो अगर टोप ना हो तो चलबाजी का सर भी टूट सकता है, कुछ रेत कंकड़ पाथर नीचे गिर सकते हैं। टोप भी इन चलबाजी को उस बाल्टी के प्रहार से भी बचाता है। एक तो पत्थरों के प्रहार, देखिए पत्थर हैं, कभी कभी पत्थर जो है आप सड़कों पे चलते हैं वो पत्थर के ही बने होते हैं, और एक उसमें से
बहुत सफलतापूर्वक। कच्ची सड़कें, बारिश हो गई तो बहुत अच्छा नहीं चल पाएंगे, वो पत्थर की कंकड़ की बनी सड़कों पे चलते, लेकिन एक छोटा सा अगर पत्थर आपके जूते में आ गया तो बार बार आप परेशान होंगे। तो निगेटिविटी समझिए वहीं आपके शरीर में जिस दिन आ गई काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो सुरक्षा ही बचाव है, चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक। बाह्य सुरक्षा हेलमेट है, बहुत सारे लोग हैं जो हेलमेट लगा के सफ़र नहीं करते हैं, वो अच्छी बात नहीं। वो हेलमेट लगा के सफ़र करें, अपने को सावधान करें, घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, नहीं ऐसे लोग मनमानी होते हैं, आप उसका दरकिनार करके अपने लोग इंतज़ार करते हैं, आप सावधान चलें। कई बार लोग गिर जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, सब कुछ स्टंट करते गिरते हैं और कुछ जल्दीबाजी में गिरते हैं। भारत में सड़क हादसों में सर्वाधिक मौत अधिक होती है, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक सड़क हादसों में या तो नियमों का पालन नहीं करते हैं या सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं करते। क्यों? भारत के लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, पूरा इतिहास गवाह है, यहाँ लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छे परंपराओं को कैसे विलुप्त करना, बचाना होगा, नियमों को लोगों को समझाना होगा। सारा दायित्व जो है युवाओं पे जाता है कि वह सभी लोगों को समझाएं, पढ़े लिखे समाज के जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों को बताएं कि आप बिना हेलमेट यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आपके घर परिवार पे आपके शुभचिंतक इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक तो टोप लगाए होते हैं, बाल्टी की सुरक्षा भी होती है और जो रेत फेंका जाता है। चलबाजी को चेजारू भी कहते हैं। कुएं की खुदाई के लिए एक विशेष तरह की चिनाई सभी लोग नहीं कर पाते, एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इस काम को जो कुएं बनाने का काम होता है उसे हम चेजा कहते हैं, याद रखिएगा। जो कुएं बनाने का काम होता है उसे चेजा, जो बनाते हैं उन्हें चलबाजी या चेजारो कहते हैं। चेजारो जिसमें कुएं को बना रहे हैं वो भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यहाँ छोटी सी व्यास में ही तो गहराई है। इस कुएं में कम से कम राजस्थान में अलग अलग स्थानों में कुछ कुइयाँ ऊपर है, कोई जीते। क्यों? क्योंकि कुएं की सफलता निर्भर किस पे करती है, डिपेंड करती है कि पट्टी पे, जो पत्थर की पट्टी होती है नीचे रेत के नीचे चलती है। कहीं पे अगर ऊंचे मिल गया तो कोई वहाँ पे कम गहरी होगी, जहाँ पे पट्टी थोड़ी नीचे है तो वहाँ की गहराई ज़्यादा होगी। कुएं एक अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीवाचक। इसके अलावा कुएं के जल से अलग है, क्योंकि कुएं का जल भूगर्भीय अंडरग्राउंड वाटर होता है, जबकि यहाँ पे कुछ अलग होता है, ये भूगर्भीय जल नहीं होता है। वर्षा के जल को, जो वर्षा होती रहती है, वहाँ के जल को बड़े विचित्र ढंग से वहाँ पे बनाने का प्रयास किया जाता है। बड़े विचित्र ढंग से वहाँ पे वर्षा के जल को रोका जाता है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है, यानी कुएं में न तो सतह पे रुकने वाला पानी है बल्कि न भूजल है, ये नेत नेत बूंद बूंद करके पानी है। जो कुएं का पानी होता है ना, वह न तो अंडरग्राउंड वाटर होता है न स्टोरेज वाटर होता है, बूंद बूंद रेतों के पानी को बूंद के पट्टी पे रोका जाता है। इसीलिए ये कुआं से जल स्टोर करने के मामले में भी काफ़ी अलग होता है। पहली बात शब्दावली को लेकर, कुएं का व्यास काफ़ी लंबा होता है, कुएं का छोटा होता है। ये अंतर रखिएगा, क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी बुक में कि कुएं और कुएं में क्या अंतर होता है, जिसका ख्याल रखेंगे। कुएं स्त्रीवाचक शब्द है और कुआं पुल्लिंग शब्द है, और दोनों के डायमीटर में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए इसका ख्याल रखेंगे। और पानी भूगर्भीय जल होता है कुएं में, जबकि कुएं में कैसा जल होता है, बूंद बूंद जो रेत के कणों से गिरता है। मरुभूमि का रेत विस्तार और गहराई अथाह, रेत कहाँ तक है, अथाह है, जिसका कोई था नहीं लगा सकते। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में हो तो भी उसी भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती है, पर कहीं कहीं भूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10 से 15 हाथ या 50-60 फीट नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी और चौड़ी है, और रेत के नीचे दबे के कारण इसे ऊपर नहीं देख पाते। ऐसे क्षेत्रों में कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से, मट्टी में हो रहे परिवर्तन से जान पाते हैं कि कौन सी अब पट्टी आने वाली है। मट्टी में जैसे यहाँ पे बोरिंग होता है तो लोग जान जाते हैं कि किस प्रकार जो माटी बदलती है तो पानी आने वाला है। ऐसे राजस्थान में भी लोग जान जाते हैं मिट्टी के रंग को या रेत के रंग को देखते हुए। बस इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने का अनुभव बहुत काम आता है, जो अनुभवी लोग होते हैं वही पट्टी को खोज पाते हैं, सभी लोग नहीं। इसलिए कई पीढ़ी का अनुभव होता है। कोई काम ऐसा होता है कि जो खानदानी लोग होते हैं वो उसको करते रहते हैं,
तो यहाँ भी लेखक कहता है कि ये कोई सभी लोग नहीं, अनट्रेंड लोग तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते, क्योंकि ये खानदानी जो लोग होते हैं वो वही उसको बना पाते हैं, उसे कर पाते हैं। यहाँ पट्टी वर्षा के जल को गहरे जाके रोकने से रोकती है। जो पट्टी होती है, अगर पट्टी ना हो राजस्थान में तो सभी पानी की बूंदें कहाँ चली जाएंगी, वह नीचे चली जाएंगी, वह धरती के नीचे चली जाएंगी। तो पट्टी एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। सुरक्षा कवच, कवच जानते हैं ना, कर्ण को इंद्र ने दिया था कवच और कुंडल, तो कवच मतलब सुरक्षा। तो ये पट्टी पानी की सुरक्षा भी करती है, इस बात का आप सभी ख्याल रखेंगे। पट्टी पानी की सुरक्षा भी करती है। सतह और नीचे पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर फैल जाता है। तेज गर्मी पड़ने पे भाप बनकर उड़ जाने की आशंका बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऐसे क्षेत्र में प्रकृति की एक और उदारता काम आती है। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, जबकि रेत के कण, आपने देखा होगा कि रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो जहाँ अलगाव है, जहाँ लगाव है, वहीं बिखराव है। जिससे हम बहुत अधिक लगाव रखते हैं तो वहाँ पे हमें दुख भी होता है, आसक्ति, हमें सांसारिक चीज़ों से लगाव है, हमें भौतिकवादी वस्तुओं से लगाव है। जब वो नहीं रहेगा, हमारे पास मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पैदल चलने लगे तो दुख होगा, क्योंकि हमें मोटरसाइकिल से लगाव है। हमें मोबाइल फ़ोन से लगाव है, क्योंकि हमारे दैनिक कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी है, संवाद स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वह नहीं होगा तो हमें दिक्कत होगी। तो कहते हैं दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में वर्षा होने के बाद मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों में पड़ने वाली गर्मी से वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है। बिखरे रहने में ही संगठन है, बिखरे होने का फायदा मिलता है। मिट्टी के अगर चिपकते रहते हैं, लेकिन नमी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वेपराइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पे तेज होती है, जबकि ऐसी जगहों पे नहीं होती है, इन जगहों पे नहीं होती। इसका ख्याल आप सभी रखेंगे। एक थोड़े से नीचे चल रही पट्टी, यानी ये पट्टी जो होती है थोड़े जो नीचे चलती रहती है, एक समांतर रेखाओं में चलती रहती है, वो जो वहाँ के लोग होते हैं वो जान पाते हैं। तो इस हिस्से की बरसी बूंद बूंद पानी जो रेत में समा जाती है, और कुएं जब बन जाती है तो उसका पेट खाली रहता है, और बूंद बूंद करके पानी उसी में टपकने लगता है। बूंद बूंद रिश्ती और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी उस कुएं में होता है। फिल्टराइजेशन आप पढ़े होंगे, जिसमें रेत होता है, कोल होता है, जो पानी को फिल्टर करने की परंपरागत विधि। चूँकि रेत होते हैं, रेत से जो पानी बूंद बूंद करके आता है तो उसमें कोई अशुद्धियाँ मिलने का चांस ही नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से वो फिल्टराइजेशन होता है। इसलिए अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि जो यहाँ का पानी होता है, कहाँ का पानी, जो कुएं का पानी होता है, वह अमृत जैसा होता है, क्योंकि बूंद बूंद वहाँ के पानी बनने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होती है। कहाँ पे? राजस्थान पे, क्योंकि यहाँ का पानी न तो भूगर्भीय होता है और न तो आपका स्टोरेज पानी होता है, जैसे पोखरे का पानी होता है वैसा भी नहीं होता है, न तो नीचे गया हुआ पानी होता है। इस दोनों पानी से अलग होता है। रेत की बूंदों से, एक एक कण से पानी जो टिपका रहता है, टपक टपक के गिरा रहता है, और वह पानी अमृत जैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फिल्टराइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस अमृत पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज के लोगों ने आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्यक्ति को जब भी आवश्यकता होती है तभी व्यक्ति आविष्कार करता है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो राजस्थान के लोगों को पानी की जरूरत पड़ी, इसलिए वहाँ के लोगों ने कुएं का आविष्कार कर दिया, और इस अमृत जैसे पानी को पाने के लिए उन्होंने खूब मंथन किया। मंथन और चिंतन के आधार पे उन्होंने ऐसा तय किया, ऐसा जो उन्होंने निर्धारित किया, और इस तरह के आविष्कार को ढूंढा। जब भी हमारे समाज में इस तरह की जब समस्या आती है, आप भी जिंदगी में तैयार रहें। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आए, आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, कि समस्या है तो समाधान है, इसलिए भयभीत न हो। हमारे मैथिली शरण गुप्त की रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारे चीज़ों को बताया है कि जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है। मन हो न निराश करो, मन को
कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म भयो किस अर्थ है, ये जन्म किस लिए हो? खाना पीना के लिए, खाना पीना और सोना के लिए नहीं हुआ है। ये जन्म आपको मनुष्य योनि को सार्थक बनाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हुआ है, कैवल्य प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। आपको सोने और खाने में व्यतीत नहीं करना है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो अमृत जैसी बूंदें जो राजस्थान के लोग प्राप्त करते हैं, मनुष्य होने का द्योतक है, मनुष्य जो हमेशा कुछ न कुछ अनोखा करता रहता है, तो यहाँ के लोग भी ऐसी प्रक्रियाएं करती हैं। हमें यहाँ पे विराम करना होगा। आपको आशा है कि प्रथम वीडियो के प्रथम भाग में आपने कुएं के बीच के अंतर को और साथ में पट्टी बहुत क्यों जरूरी है और कुएं का पानी और कुएं के पानी में क्या अंतर होता है, क्यों अमृत होता है, कुएं के पानी बनने में ये नेत की कैसी प्रक्रिया होती है, इस सब को जानने का प्रयास किया होगा। नेक्स्ट वीडियो भाग में हम आगे अपने अध्ययन को सतत रखेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।